नमस्कार मित्रों, आज हम यूजीसी नेट 2024 की जो आपका हिंदी सिलेबस है उसकी जो सेकंड पेपर है, नेट में सेकंड पेपर है उसकी हमें और तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम जो यूजीसी नेट 2024 में आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी हिंदी कहानियाँ लगी हुई हैं 7th इकाई में, वो कहानी लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो राही कहानी है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इससे बनने वाले जो भी अवधारणात्मक और तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पर पढ़ते हैं, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर है राही। इसकी जो लेखिका है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने 3 कहानी संग्रह लिखे थे। एक है बिखरे मोती, बिखरे मोती, और एक है उन्मादिनी, और एक है इनकी सीधे साधे चित्र। जो ये आपकी राही कहानी है ये सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है उसमें संकलित है। और ये जो राही कहानी है ये हंस पत्रिका में 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो सीधे साधे चित्र है इसमें आपकी 14 कहानियां और संकलित हैं। तो देखिए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 14 कहानियां कौन कौन सी हैं वो भी जरूर आप याद रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी बनेगा कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये जो राही है और अनीता है उनके संवाद से शुरू होती हैं। इनकी जो पात्र हैं वो कौन है? एक तो राही है, राही, और एक है अनीता। ये दोनों ही इसकी पात्र हैं, इनको ध्यान में रखना। जो राही है ये एक गरीब महिला है और जो अनीता है ये क्या है? सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाली एक निडर महिला है। इनकी दोनों की कहानी है। तो देखिए कहानी पढ़ते हैं। तेरा नाम क्या है? ये अनीता है ना, वो जेल में जाती है तो वहां पर ये पहला ही प्रश्न करती है कि तेरा नाम क्या है। अनीता ने राही से पूछा था तो वो राही बोलती है कि राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की है सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठड़ी। ये ध्यान में रखना क्योंकि प्रश्न यहां से बनेगा कि जो राही है उसने क्या चुराया था। तो ये नाज की गठरी चुराया था। ये हम प्रश्न करेंगे, उनमें प्रश्न होगा तो ये जरूर ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न है कितना नाज था? होगा 5-6 शेर। ये भी याद रखना, 5-6 शेर। और सजा कितने दिन की? साल भर की। ये भी याद रखना कि नाज की गठरी चुराई है और कितना नाज है? 5-6 शेर है। और कितनी सजा हुई है? साल भर की हुई है। और देखिए यहाँ पर प्रश्न एक क्रम से बनता है कि क्योंकि आजकल जो तथ्यात्मक या अवधारणात्मक प्रश्न बनते हैं तो वहां पर क्रमों से भी कि कौन सी पंक्ति पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, क्रम से लगाइए उन पंक्तियों को। तो इसलिए ये ध्यान में रखना आप कि इनका क्रम है ना वो भी जरूर रखना। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांग के खाते हैं। तो ये जरूर याद रखना, जो राही है वो कौन सी जाति की है? मांगरोरी की है। और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भाग गई थी। और
भागी ही थी कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। ये पंक्ति है, ये याद रखना, क्योंकि ये पहला क्रम है इनका, तो ये पहले से बाद में क्रम में लगवा सकते हैं आपसे। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा कर देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, राही ने कहा। ये कथन याद रखना, ये किसका है? तो ये राही का है। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है, अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए, वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। यहाँ सरकार किसके लिए आया है? अनीता के लिए आया है। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह जेल क्यों आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने गया था। तो ये ध्यान में रखना आप कि उसके पति को और सजा किस बात की मिली थी कि ताड़ी पीने गया था, इसलिए उसको सजा मिली। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी और वहीं मर गया। ये भी ध्यान रखना किस में सजा मिली, उसका चालान कितने का किस में कटा था? 109 में कटा था। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल गई थी। पहले उसे बी क्लास में दिया गया, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। ये भी याद रखना कि कौन सी क्लास मिली उसे। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। ये यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, याद रखना, क्योंकि ये पॉइंटों में पूछेंगे आपसे क्रम से लगाने में। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। देश ही एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुर्य जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंडोरा पीटते हुए जेल जाते हैं, जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबलों में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं है। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल है, हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा जो किस्से हैं वो बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर, पता नहीं और क्या क्या बन जाते हैं। यह अनीता सोच रही है। आगे है, अनीता सोच ही रही थी कि कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि राही जो पाठ है उसमें किस पार्टी का जिक्र हुआ है, तो कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ कि जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता के विचार अवली अनीता को ही खाए जा रहे थे। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं,
बल्कि मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी। अनीता, ये भी इम्पोर्टेंट है, अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों के यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। ये पंक्ति भी याद रखना। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न तो घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ डेरा डाल के रहो तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं होता है, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर बहुत पहुंचे पाने वाली कुछ एक जो महान आत्मा है, उनको छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ ही पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान ही नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई थी। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों की गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां वो सूत काटती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सूत काटती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गांधीवाद से प्रभावित है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं। ये ध्यान में रखना कि कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, वो तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए तो उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुली। ये भी याद रखना, कितने बजे? 7 बजे। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाएं, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर वहां से चली गई। अब यहाँ देखिए, जो आपके सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में ये राही प्रकाशित करवाई गई थी, और इसमें 14 जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो रूपा है, कैलासी नानी है, वियाहा है, कल्याणी, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाम सिंह, दुराचारी, मंगला, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा और 3 बच्चे। ये कहानियां 14 जो कहानियां हैं वो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में प्रकाशित हैं। और यहाँ पर हींग वाला, राही, तांगे वाला और गुलाब सिंह कहानी है, ये राष्ट्रीय विषयों पर आधारित हैं। और बाकी जितनी भी कहानियां जैसे रूपा, कैलासी नानी, विया, कल्याणी और दुराचारी, मंगला, 2 साथी, ये सारी की सारी क्या हैं?
स्त्री विमर्श की कहानियां हैं। तो ये आज हमने कहानी पूरी पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।